गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं दिनेश कुमार एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोडियम संस्थान पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है। वैसे तो दूसरा चैप्टर है, पहला मान करके ही पढ़ते हैं इसको। इसमें पुष्पीय पादपों के लैंगिक जनन में आज हमें पॉलिनेशन पढ़ना है, क्योंकि हम लोग मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन क्या क्या होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, इसके बाद फिर निषेचन के बारे में अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, पॉलिनेशन भी बहुत बड़ा आपका टॉपिक है और ये आपके लॉन्ग आंसर में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है। ठीक है, आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो पॉलिनेशन, परागण क्या होता है ये हम जानेंगे आज। ठीक, देखिए जब परागकण परिपक्व हो जाते हैं तो पराग कोश से स्फुटन के बाद वो मुक्त हो जाते हैं। ठीक, मुक्त होने के बाद वो कहाँ जाएंगे, किसी न किसी वर्तिकाग्र पर जाएंगे। ठीक है, तो पराग कणों का किसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। ठीक है, आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं पुष्प के पराग कणों का, पुष्प के पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है, परागण कहलाता है। ठीक, परागण दो प्रकार का होता है। जैसे कि हमने पुष्प की संरचना देखी थी, अगर उस पुष्प के परागकण उसी पुष्प में गिर जाएं तो इसका दूसरा नाम होगा, और उसके परागकण उड़ करके किसी दूसरे पुष्प में चले जाए तो उसका नाम दूसरा होगा। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे इसके जो परागण होता है, आप लिख सकते हैं यह दो प्रकार से होता है, यह दो प्रकार से होता है। ठीक, पहला जो परागण होता है इसको बोला जाता है स्वपरागण। क्या बोलेंगे इसको, स्वपरागण। ठीक, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम सेल्फ पॉलिनेशन। एक हो गया सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है परपरागण। क्या होता है दूसरा, परपरागण। इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये दो प्रकार का परागण हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। इनके बारे में जानेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होता है, क्या होता है, क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, किस प्रकार के पुष्पों में होता है। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में इसी तरीके से लिखना पड़ेगा, लॉन्ग आंसर में आएगा तो सब कुछ आपको लिखना होता है। ठीक है, तो इतना आपने लिख लिया है। इसके बाद आपको हेडिंग लगानी है, इसके बाद आप हेडिंग लगाएंगे नंबर 1 स्वपरागण। स्वपरागण, ठीक, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण। ठीक है, स्वपरागण, स्व यानी सेल्फ, स्वयं। ठीक है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसको बोला जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक, आप लिखेंगे इसमें जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तब इसे स्वपरागण कहते हैं, तब इसे स्वपरागण कहते हैं। ठीक, ये हो गई स्वपरागण की डेफिनेशन। अब आपको लिखना है स्वपरागण किस प्रकार के पुष्पों में होगा। ठीक, क्योंकि पुष्प कई प्रकार के होते हैं तो हमें ये देखना है कि किस प्रकार के पुष्पों में स्वपरागण हो सकता है। ठीक है, आप हेडिंग लगा सकते हैं स्वपरागण के लिए
स्वपरागण के लिए पुष्पों में अनुकूलन। ठीक है, मतलब कि पुष्पों में ऐसे किस प्रकार के गुण पाए जाएंगे जिससे कि उनमें स्वपरागण आसानी से हो सकेगा। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन में क्या कहा गया है, उसी पुष्प के परागकण उसी वर्तिकाग्र पर गिरने चाहिए। यानी कि ऐसा पुष्प होना चाहिए जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक में ही हो, और जब मेल और फीमेल दोनों एक ही पुष्प में होते हैं तो उसको बोला जाता है द्विलिंगी पुष्प। यानी कि पुष्प कैसे होने चाहिए, द्विलिंगी होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे स्वपरागण के लिए पुष्प द्विलिंगी होने चाहिए। ठीक है, पहली आपकी कंडीशन जो है वो यही है कि हमारा पुष्प कैसा होना चाहिए, द्विलिंगी होना चाहिए। अगर एक लिंगी होगा, मेल दूसरे पुष्प में बन रहा है, फीमेल किसी दूसरे पुष्प में बन रहा है, ठीक है, तब तो फिर ये अलग अलग पुष्प कहलाएंगे ना। हमें ऐसा नहीं करना है। डेफिनेशन में स्पष्ट बोला गया है, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है कि एक ही पुष्प के परागकण उसी वर्तिकाग्र पर गिरनी चाहिए। इसका मतलब है कि पुष्प कैसा होना चाहिए, द्विलिंगी होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है, आप खुद सोच के देखेंगे कि हमारा पहले परागकण पक गया, ठीक, परागकण पक गया, वो फूट गया, निकल गया, परागकोश से बाहर निकल गया और वर्तिकाग्र फिर बाद में पक रहा है, ठीक, तो क्या ऐसे में पॉलिनेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना होता है कि पुष्प ऐसा ढूंढना है, ऐसा पुष्प होना चाहिए जिसके की परागकण और जायांग वाला जो एक्सेल होता है वो दोनों एक साथ परिपक्व होने चाहिए। यानी कि मेल गैमीट फीमेल गैमीट दोनों एक साथ परिपक्व होने चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे स्वपरागण के लिए नर युग्मक एवं मादा युग्मक दोनों एक साथ परिपक्व होने चाहिए। ठीक है, यदि दोनों एक साथ परिपक्व नहीं होंगे तो फिर उनमें स्वपरागण नहीं होगा। ठीक है, इसको आप लिखिएगा। ठीक है, तो ये दो आपके काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको लिखना है। इसके बाद आपको हम लिखेंगे स्वपरागण के लाभ। आखिर स्वपरागण के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, पुष्पों में स्वपरागण क्यों होता है। ठीक है, तो इसमें आप जान सकते हैं कि जो स्वपरागण होगा उसमें सबसे पहला और सबसे अच्छा लाभ तो यही है कि पुष्पों को किसी दूसरे पुष्पों पर निर्भर नहीं होना पड़ता है कि नहीं है। ठीक, तो पहला आप यही लिख सकते हैं, पुष्पों को किसी दूसरे पुष्प पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। ठीक, दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं
स्वपरागण से आप देखेंगे कि उसी पुष्प के परागकण उसी में गिर रहे हैं, यानी कि जो बीज उत्पन्न होगा, जो पौधा उत्पन्न होगा, वो शुद्ध नस्ल वाला होगा। ठीक, आप इसमें लिख सकते हैं स्वपरागण से उत्पन्न बीज शुद्ध नस्ल वाले होते हैं, शुद्ध नस्ल वाले होते हैं। ठीक, इसके बाद आप अगला पॉइंट लिख सकते हैं इन पुष्पों को अधिक मात्रा में परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है, अधिक मात्रा में परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद आप लिख सकते हैं अगला पॉइंट, यहीं पे आप लिख लेंगे इन पुष्पों को किसी बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक, लास्ट पॉइंट है आपका इन पुष्पों को किसी बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ये स्वपरागित पुष्प हैं, इन्हें किसी बाहर के माध्यम की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, वहीं पर पुष्प बनेगा और वहीं पर उसकी वर्तिका पर गिर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए स्वपरागण के लाभ कि स्वपरागण के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको एक दो पॉइंट और लिखना हो तो आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, हाँ, आप एक पॉइंट ये लिख सकते हैं जैसे कि इन पुष्पों को सुगंध या मकरंद आदि उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इनको सुगंध या मकरंद से क्या मतलब, सुगंध या मकरंद तो उनके लिए उन पुष्पों को जरूरत होती है जिनको कीटों को आकर्षित करना होता है, इन्हें तो कीटों को आकर्षित करना ही नहीं, इसलिए इनको आवश्यकता नहीं होती। तो ये सारे क्या हो गए, इनके एडवांटेज हो गए। ठीक है, स्वपरागण के लाभ। इसके बाद आप लिखेंगे स्वपरागण की हानियां, स्वपरागण की हानियां। ठीक, स्वपरागण की क्या क्या हानियां हो सकती हैं। देखिए, पहली हानि इसकी क्या हो सकती है, हानि पहली यही है कि स्वपरागण से कभी भी नई जाति का विकास नहीं हो सकता है। ठीक, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसी पुष्प के परागकण उसी वर्तिका में गिर रहे हैं, तो नई जाति कभी बनी नहीं सकती है। ठीक है, आप लिखेंगे स्वपरागण से कभी भी नई जाति का विकास नहीं हो सकता, नई जाति का विकास नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं हानियों में, इससे नई जाति का विकास नहीं होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो होता है स्वपरागण से
उत्पन्न बीज कमजोर प्रतिरक्षा क्षमता वाले होते हैं। ठीक, स्वपरागण से जो बीज बनते हैं उनकी प्रतिरक्षा भी बहुत ही कमजोर होती है। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, इनमें आप ऐसे लिखिए, स्वपरागण से जनक पौधों की बीमारियां संतति में पहुंचती रहती हैं। ठीक है, इसके बाद आपको अगला पॉइंट लिखना है तो लिख सकते हैं, स्वपरागण से उत्पन्न बीजों द्वारा बने पौधे कमजोर होते हैं। ठीक है, क्यों कमजोर होते हैं? क्योंकि जो बीज होते हैं उनकी प्रतिरक्षा क्षमता भी बहुत कमजोर होती है, इसलिए इनके पौधे भी कमजोर होते हैं। ठीक है, तो ये इनकी हानियां हो गई हैं। ऐसा करते हैं, आज हम लोग स्वपरागण के बारे में ही पढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परपरागण के बारे में। परपरागण काफी बड़ा है आपका, ठीक, तो उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अच्छा रहेगा। ठीक है, तब तक आपको इन सबको देखना है। ठीक, स्वपरागण क्या है, लाभ क्या है, हानियां क्या है, डेफिनेशन क्या है, परागण क्या है। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।